हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक के जो भी एडवांटेजेस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा एडवांटेज गेन स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज इन गेन होता है ना इसका विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल गेन के, वो वैल्यू इसकी जो है इस केस में अगर हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक के केस में वो वैल्यू कम होती है। इसका मतलब क्या होगा कि गेन ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स गेन क्या है, स्टेबल है, स्टेबलाइज हो चुका है। तो टेम्परेचर चेंजेस या फिर सप्लाई वोल्टेज में चेंज कर दें या कंपोनेंट्स को बहुत टाइम से लगा रखा है या कंपोनेंट्स के रिप्लेस कर दें, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एम्पलीफायर का जो गेन है वो वेरी करता है। ठीक है, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं इनका इफेक्ट को कम कर सकते हैं अगर हम नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं। उस केस में हम इनका इफेक्ट जो है कम कर सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव फीडबैक है ना वो गेन को ज़्यादा चेंज नहीं होने देता, तो गेन को स्टेबल कर देता है। तो हमने कल जो ये फाइंड आउट किया था कि जो गेन है नेगेटिव फीडबैक केस में वो होता है हमारा ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। बीटा था फीडबैक फैक्टर, ए था हमारा विदाउट कनेक्टिंग फीडबैक सर्किट, जो सिंपल ओनली एम्पलीफायर का गेन है वो ए था। अब इसके क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो। तो लॉग एक्सपोनेंशियल लॉग लेते हैं, लॉग ए एफ इज इक्वल टू लॉग एक्सपोनेंट ए। अब जो नीचे वाला फैक्टर है वो नेगेटिव में आ जाता है जब लॉग लेते हैं, तो लॉग एक्सपोनेंट 1 प्लस ए बीटा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड्स को। तो जब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, सो 1 बाई ए एफ और साथ में इसी में चेंज मतलब डी ए एफ इज इक्वल टू फिर लॉग ए का 1 बाई ए साथ में डी ए, इसी में चेंज आएगा माइनस, वैसे इसका करेंगे अपन तो 1 प्लस ए बीटा आ जाएगा नीचे, और साथ में जो ये फैक्टर है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो बीटा तो कांस्टेंट है, तो चेंज जो होगा वो होगा डी ए में। ये आ गया अपना वैल्यू। अब डी ए को कॉमन ले लो यहाँ से, तो डी ए अगर कॉमन ले लें तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई 1 प्लस ए बीटा, ये बचेगा आपके पास, और साथ में बीटा भी है ऊपर, इज इक्वल टू डी ए एफ बाई ए एफ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन, डी ए और एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस ए बीटा माइनस ए बीटा, तो ये बचेगा डी ए और अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, ये आ गया, और साथ में ये डिवाइड में अपने पास नीचे ए तो आएगा ही। ठीक है, ये वाला ए जब इसका एलसीएम लेंगे, और इधर डी ए एफ बाई ए एफ पड़ा है। अब ये जो डी एफ बाई ए एफ है ये फ्रैक्शनल चेंज को बता रहा है कि वोल्टेज गेन जो हो रहा है ना उसमें फ्रैक्शनल चेंज कितने, तो इसे अपन कुछ भी नोटेशन लेट इसको एस डैश मान लें अपन, इज इक्वल टू डी ए बाई, ये तो देखो विद फीडबैक वाला हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज है, और डी ए बाई ए विदाउट फीडबैक वाला चेंज है, तो इसे एस मान लेते हैं, और साथ में क्या है डिवाइड में 1 प्लस ए बीटा। अब 1 में कुछ फैक्टर ऐड हो रहा है तो 1 से ज़्यादा ही होगा श्योरली ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, तो अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू से किसी को डिवाइड करते हैं हम, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है उसमें कम हो जाती है, तो इट मीन्स एस डैश जो है वो लेस है एस के कंपैरेटिवली। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन गेन है ना इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द विदाउट फीडबैक जो गेन था, तो इट मीन्स गेन स्टेबल हो चुके हैं। तो एक तो हमारे पास ये इसका है कि गेन को स्टेबल कर देते हैं नेगेटिव फीडबैक जो है, और साथ में है सेकंड जो हमारे पास है प्रॉपर्टी, वो है रिडक्शन इन डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में एक टाइप से वो होना, डिस्टोर्टेड होना, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सिग्नल ऐसे था, और अगर मैं कहूँ ये सिग्नल की थोड़ा सा शेप चेंज होगी, थोड़ा ऐसे हो गया, ये इट मीन्स ये क्या हुआ, ये डिस्टोर्टेड हो गया। डिस्टॉर्शन मतलब उसमें कुछ डिसऑर्डर आना। तो नॉइज
डिस्टोर्शन, ये दोनों चीज़ जो होती है हमारी इस केस में रिड्यूस हो जाती है इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो फर्स्टली हम जो है रिडक्शन इन नॉइस ये डिस्कस करेंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन इन डिस्टोर्शन। ठीक है, देखिए जब इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं ना तो एम्पलीफायर जो है वो नॉन लीनियर रीजन में काम करने लग जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है आउटपुट के अंदर कुछ डिस्टोर्टेड कंपोनेंट्स आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाती है आउटपुट के अंदर। अगर डी को हम डिस्टोर्शन मान लें, जो हार्मोनिक डिस्टोर्शन वोल्टेज है जो भी एम्पलीफायर के अंदर जनरेट हो रही है उसे सपोज डी मान लिया हमने। ठीक है, ये तो जब फीडबैक नहीं लगाया और जब नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर दिया तब उसकी वैल्यू डी डैश होगी। ठीक है, तो अब इनमें हम दोनों में ना कुछ रिलेशन तो होगा ही, क्योंकि जो फीडबैक देते हैं वो एम्पलीफायर से जो आउटपुट आती है उसी का तो पार्ट होती है। तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो डी डैश को लेट कर लेते हैं, इट इज़ एक्स पार्ट ऑफ डी, उसका एक्स मल्टीपल है डी का। ठीक है, तो अब क्या है कि जो हमारा आउटपुट डिस्टोर्शन वोल्टेज है उसका फ्रैक्शन जो भी फीडबैक के फॉर्म में आएगा वो अब क्या होगा, देखो बीटा फीडबैक फैक्टर है, तो जो फीडबैक की फॉर्म में मतलब हमारे पास आएगा आउटपुट डिस्टोर्शन का कितना फ्रैक्शन आया है वो कितना फ्रैक्शन होगा, डी डैश तो हमारे पास था जब हमने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया। तो अब फीडबैक सर्किट उसको बीटा मतलब बीटा पार्ट एम्पलीफाई करके दे रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो इट मीन्स क्या होगा कि जो उसकी वैल्यू है ना वो बीटा टाइम्स हो जाएगी, बीटा डी डैश हो जाएगी, और डी डैश हमें पता है क्या है एक्स टी है, तो बीटा एक्स टी। तो एम्पलीफिकेशन ये तो जब उससे पास हुआ है ये फीडबैक सर्किट से, अब एम्पलीफायर से जब पास होगा तो एम्पलीफायर का गेन है ए, तो वो इसकी वैल्यू को क्या कर देगा ए बीटा एक्स टी। तो हम ये समझ सकते हैं कि एम्पलीफिकेशन के बाद उसकी वैल्यू ए बीटा एक्स टी हो रही है। तो ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक अब ये एंटी फेज में आएगा ना, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है आउट ऑफ फेज होता है जो हमारा फीडबैक फैक्टर है ना, और फीडबैक सर्किट से जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है वो इनपुट से आउट ऑफ फेज होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो नेट डिस्टोर्शन वोल्टेज हमारे पास क्या आएगी, नेट वाली डी डैश इज इक्वल टू डी माइनस, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है इसलिए नेगेटिव साइन आया है, अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात करते थे ना तो यहाँ पे प्लस आता है, क्योंकि वो इन फेज होता है फीडबैक सर्किट से जो हमारे पास सप्लाई आती है और जो इनपुट सिग्नल आता है वो दोनों इन फेज होता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव फीडबैक में आउट ऑफ फेज होते हैं, या फिर इसे हम एंटी फेज भी कह सकते हैं, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। तो डी डैश इज इक्वल टू डी माइनस ए बीटा एक्स डी, डी डैश की वैल्यू पुट कर दो, एक्स टी इज इक्वल टू डी माइनस ए बीटा एक्स टी, और यहाँ पे एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, ये उधर जाके ऐड हो जाएगी ये वाली टर्म उधर जाके, तो 1 प्लस ए बीटा और एक्स टी आ जाएगा कॉमन इक्वल्स टू डी, डी से डी कैंसिल। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस ए बीटा, तो डी डैश इज इक्वल टू एक्स डी था ना, वैल्यू पुट कर दो एक्स की, तो ये आ जाएगा d/1 प्लस ए बीटा। अब हमें पता है कि जो 1 प्लस ए बीटा है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना 1 के अंदर, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो डी डैश है वो लेस देन डी है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि डिस्टोर्शन कम हो गया 1 प्लस ए बीटा फैक्टर से इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब जब रिडक्शन इन नॉइस करेंगे ना तो बिल्कुल सेम वे से आप जैसे ये किया, इसमें तो डी डिस्टोर्शन लेके चले, नॉइस के केस में हम जो नॉइस वोल्टेज है उसको वी एन से नोटेशन दे सकते हैं, बिल्कुल सेम वे से करनी है, नोटेशन चेंज हो जाएगी। उस केस में भी क्या है हमारे पास जो विद फीडबैक है ना वो वैल्यू कम आएगी नॉइस की एज कम्पेयर टू दैट ऑफ विदाउट फीडबैक। अब है बैंडविड्थ तो जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, वो इंक्रीज होती है इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक सर्किट। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के केस में बैंडविड्थ हमारी बढ़ जाती है। बैंडविड्थ होता क्या है ये आपने प्रैक्टिकल जब किया था कॉमन बेस कॉमन एमिटर उसमें भी पढ़ा हुआ है।
कि हम जो है ग्राफ बनाते हैं, जब हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, आरसी एम्पलीफायर की, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पर अभी हमने करना है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, अगर हम वोल्टेज गेन, ये आपने कॉमन बेस कॉमन एमीटर में पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज गेन को अगर हम प्लॉट करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो हमारी जो कर्व आती है कुछ इस टाइप से आती है। तो जो मैक्सिमम गेन है उसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है ना, वो हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग दो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो शो होंगी, एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इन फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वही हमारे बैंडविड्थ को बताता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी बैंडविड्थ। तो जब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव फीडबैक की, इस केस में जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज होती है। वो देखिए कैसे, इसमें आपको थोड़ा फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। वोल्टेज गेन जो होते हैं ना आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उसकी वैल्यू ये होती है AL = AM। देखिए जो हमारे पास ये है ना AL AM, ये एक्चुअली वोल्टेज गेन को बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास वैल्यू है AM मतलब वोल्टेज गेन है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज पे, 1/1 - j ν1/ν। यहाँ पे ν1 है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं वो है न्यू। ठीक है, अभी ये तो है विदाउट फीडबैक की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि जब नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर दिया हमने, तो वोल्टेज गेन जो है उस केस में हम देखेंगे क्या वैल्यू आती है। तो उस केस में ALF जो है वो वैल्यू, क्योंकि हमने अभी सॉल्व नहीं किया, AF = A/1 + A बीटा होता है। तो जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना, तो विद जो है विद नेगेटिव फीडबैक ALF नोटेशन दे दी, विदाउट अ फीडबैक सिंपल जो एम्पलीफायर की AL नोटेशन। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे तो L से है, और मिड फ्रीक्वेंसी रेंज पे अपन जो सबस्क्रिप्ट में M लिखेंगे। तो ALF मतलब लो फ्रीक्वेंसी रेंज में ALF क्या है, लो फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन विद फीडबैक। AL जो है ये है लो फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन विदाउट फीडबैक। तो AF = A/1 + A बीटा, उस फॉर्मूले से ये वैल्यूज लिख लेंगे दोनों। ठीक है, अब जो ALF है ये फॉर्मूला है, ये इसको लेके चले, यहाँ पे हम AL की वैल्यू जो स्टैंडर्ड होती है वो पुट कर देंगे ऊपर से एक्सप्रेशन से। तो इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद थोड़ा सा इनको मैनेज करेंगे, तो वहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है ना, ये ऐसा बन जाता है AMF/1 - j ν1Fy/ν। अब ν1F ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना जो विद फीडबैक, वो होती है विदाउट फीडबैक जो फ्रीक्वेंसी है /1 + A बीटा। ठीक है, और 1 + A बीटा हमें पता है कि ये क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो ν1F जो है वो क्या आ जाएगा, लेस देन ν1 आ गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना जो, वो नेगेटिव फीडबैक के केस में कम होगी है। अब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कम होना मीन्स विदाउट फीडबैक, जैसे हमारा सपोज कर्व ऐसे थी, तो विद फीडबैक देखते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और कम होगी। सपोज यहाँ शिफ्ट होगी है तो कर्व थोड़ा सा इधर से वाइड होगी। अब उस साइड अभी देखना है हायर कट ऑफ के केस में क्या होता है। हायर कट ऑफ के केस में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। जो वहाँ पे हमारे पास था ना लोअर फ्रिक्वेंसी के केस में फॉर्मूला, उसमें 1 - j ν1/ν होता है। ν1 था लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लेकिन अब सिर्फ वहाँ चेंज आना है, ν1/ν की जगह ν/ν2, मतलब हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो नीचे आती है, लोअर वाले में ये वाली फ्रिक्वेंसी जो लोअर वाली होती है वो ऊपर होती है। बस ये चेंज है, बाकी सेम है। तो फिर से वैल्यूज पुट करोगे तो इसमें देखेंगे थोड़ा सोल्व करने के बाद कि ν2F जो है हमारा वो ग्रेटर देन ν2 आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो नेगेटिव फीडबैक यूज़ करने के बाद हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है पहले से। तो अब ये इंक्रीज हुई है तो इट मीन्स क्या हुआ, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगी। ये वैल्यू पहले सपोज यहाँ थी, अब यहाँ आ गई है। इट मीन्स इधर से भी कर्व बढ़ गई है, तो बैंडविड्थ अपने आप ही इंक्रीज हो गई है विदाउट फीडबैक के कंपैरेटिवली। विद फीडबैक जो है हमारी बैंडविड्थ है वो ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उतने अच्छे मिलेंगे ना जितना बैंडविड्थ ज़्यादा होगी।
उसके बाद है हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस की मॉडिफिकेशन। अब इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस जो है एक बार आप पढ़ के देख लेना, बहुत ही इजी वे से बताया हुआ है। ये जो है हमें पता है v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इम्पीडेंस z से दिखाते हैं, तो v इज इक्वल टू आई जेड, जेड v बाई आई। इसको एक बार करके देखना, ये इनपुट इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट इजीली हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको करवा दूंगी। थैंक यू।